नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे वक्रोक्ति सिद्धांत। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। देखिए, वक्रोक्ति सिद्धांत की अगर बात करें तो भारतीय काव्य शास्त्र का ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक किसको माना जाता है? आचार्य कुंतक को माना जाता है। आचार्य कुंतक से पहले के जो आचार्य हैं वो वक्रोक्ति को केवल और केवल अलंकार मात्र मानते थे, परंतु कुंतक ने वक्रोक्ति को विशेष महत्व प्रदान किया। इन्होंने वक्रोक्ति को काव्य के सौंदर्य का आधार मानते हुए इसे काव्य की आत्मा घोषित किया है। तो वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा किसने घोषित किया है? इसी सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कुंतक ने। ये आप यहाँ ध्यान में रखेंगे। अब जानते हैं कि वक्रोक्ति का अर्थ क्या है। देखिए, इसके अर्थ की बात करें तो ये दो शब्दों के मेल से बना है, वक्र और उक्ति। इस प्रकार वक्रोक्ति का सामान्य अर्थ क्या है? टेढ़ी उक्ति, यानी टेढ़ी बात कहना, टेढ़ा कथन कहना। लोक व्यवहार के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो इसका सामान्य अर्थ है वाक छल या हास परिहास के लिए की गई व्यंग्य या विनोदपूर्ण बातें, वो क्या है? वक्रोक्ति है। साहित्य के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो किसी भाव को सीधे सपाट शब्दों में न कहकर घुमा फिराकर सुंदर ढंग से अभिव्यक्ति करना ही क्या है? वक्रोक्ति है। अगर सामान्य शब्दों की बात करें तो वक्रोक्ति वह अभिव्यंजना शक्ति है जो सामान्य कथन को आकर्षक और चमत्कारपूर्ण बना देती है। तो यहाँ पर वक्रोक्ति एक प्रकार की शक्ति है जो सुढंग से, अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से साधारण या सामान्य कथन को भी आकर्षक या चमत्कारपूर्ण या सुंदर बना देती है। उसे क्या कहते हैं? वक्रोक्ति कहते हैं। अब इसके इतिहास के बारे में अगर जाने तो कुंतक से पहले जो आचार्य हुए हैं उनकी वक्रोक्ति के प्रति क्या अवधारणा है, क्या विचार है, वो देखते हैं। देखिए, प्राचीन इतिहास में हास परिहास पूर्ण कथन के लिए वक्रोक्ति शब्द का प्रयोग होता था। अमरूक शतक में व्यंग्यात्मक उक्ति के लिए वक्रोक्ति शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी व्यंग्य पूर्ण किया गया कही गई जो उक्ति है या कटाक्ष है वो किस में आता है? वक्रोक्ति में। बाणभट्ट द्वारा वक्रोक्ति का प्रयोग उक्ति वैचित्र्य, चमत्कार पूर्ण कथन शैली या क्रीड़ा लाभ के लिए किया गया है। आचार्य विश्वनाथ ने वक्रोक्ति को प्रशंसनीय गुण माना है तथा बाणभट्ट और सुबंधु को वक्रोक्ति में निपुण माना है, यानी बाणभट्ट और जो सुबंधु हुए हैं वो वक्रोक्ति में निपुण थे, ऐसा किसने माना? आचार्य विश्वनाथ ने, और इसे काव्य का एक प्रशंसनीय गुण स्वीकार किया है। इसके बाद बात करते हैं भामह की। भामह को अगर हम पहले भी इनके बारे में कर चुके हैं, तो ये इनकी अगर बात करें तो ये अलंकारवादी आचार्य थे, लेकिन उन्होंने अपनी रचना, जो इनकी रचना है काव्य अलंकार में, वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का मूल कहा है, यानी आधार कहा है। क्या कहते हैं? लोकातिक्रांत गोचरम वचनम, अर्थात लोक की सामान्य कथन प्रणाली से भिन्न क्या है? वक्रोक्ति है। उनका मानना था कि वक्रोक्ति के अभाव में किसी भी अलंकार का प्रयोग संभव नहीं है। वो स्वयं अलंकारवादी आचार्य हैं और वो ये मानते हैं कि वक्रोक्ति है तो ही अलंकारों का प्रयोग किया जा सकता है। अगर वक्रोक्ति नहीं है तो अलंकारों का प्रयोग संभव ही नहीं है। उसके बाद आचार्य दंडी है। इन्होंने अपनी रचना काव्यादर्श में वक्रोक्ति के रूप को और ज्यादा स्पष्ट किया और संपूर्ण वाङ्मय को दो रूपों में विभाजित किया। कौन कौन से रूप है? एक तो है स्वभावोक्ति और दूसरा क्या है? वक्रोक्ति। वक्रीकृता उक्ति, अर्थात वाणी का चातुर्य ही क्या है? वक्रोक्ति है। यहाँ पर जो वाङ्मय का विभाजन है यह वाणी के दो रूपों में विभाजित है। उसमें एक इन्होंने क्या माना है? स्वभावोक्ति, और दूसरा क्या है? वक्रोक्ति। जो स्वभावोक्ति है उससे तात्पर्य क्या है? स्वाभाविक उक्ति, यानी जिसमें अलंकार नहीं है, जिसका वर्णन करना है उसका साक्षात रूप का जो वर्णन है वो स्वभावोक्ति में आता है। और वक्रोक्ति से मतलब इनका क्या है? तात्पर्य क्या है? इसमें साक्षात वर्णन की जगह चमत्कार पूर्ण जो वर्ण किया जाए वो क्या है? वो वाङ्मय का दूसरा रूप है जिसे इन्होंने वक्रोक्ति कहा है। तो आप यहाँ पर ये ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं आचार्य वामन की।
वामन ने इसे एक विशिष्ट अलंकार घोषित किया और इसे अर्थालंकार की श्रेणी में माना है। लेकिन रीतिवादी आचार्य होने के कारण उन्होंने काव्य सौंदर्य रीति पर ही आश्रित माना, वक्रोक्ति पर नहीं। क्योंकि रीति संप्रदाय के अगर प्रवर्तक किसको माना हमने, वामन को, क्योंकि इन्होंने रीति संप्रदाय का प्रवर्तन किया है, तो उन्होंने इसे काव्य सौंदर्य में वक्रोक्ति को रीति पर आश्रित माना है। तो मूल तो इन्होंने रीति को माना, लेकिन वक्रोक्ति को भी जरूरी माना और इसे अर्थालंकार की श्रेणी में इन्होंने रखा है। उसके बाद आचार्य रुद्रट की अगर बात करें, इन्होंने वक्रोक्ति को शब्दालंकार माना, जबकि वामन ने क्या माना है, अर्थालंकार, लेकिन रुद्रट इसे शब्दालंकार मानते हैं और इसके दो भेद मानते हैं। कौन कौन से, एक तो है काकू वक्रोक्ति और दूसरी कौन सी है, श्लेष वक्रोक्ति। उसके बाद आनंदवर्धन की अगर बात करें, आनंदवर्धन ध्वनिवादी आचार्य हैं। इनकी रचना कौन सी है, ध्वन्यालोक। इन्होंने वक्रोक्ति को अतिशयोक्ति का पर्याय कहा और इसे अलंकारों का मूल घोषित किया है। हमने पहले जो देखा था उसमें भी हमने माना कि किसने मूल माना है, भामह ने इसे अलंकारों का मूल स्वीकार किया है। उसी प्रकार से आनंदवर्धन ने भी इसे अलंकारों का मूल घोषित किया है। आचार्य अभिनव गुप्त ने वक्रोक्ति का अर्थ उत्कृष्ट पद रचना माना है। उन्होंने सभी अलंकारों को वक्रोक्ति के अंतर्गत सम्माहित किया है। बात तो वही है, सभी अलंकार किस में है, वक्रोक्ति में है। आचार्य भोज ने समूचे वाङ्मय को 3 भागों में बांटा, वक्रोक्ति, रसोक्ति और स्वभावोक्ति। इन्होंने 3 भागों में इसे बांटा है। तो यहाँ पर जो उनका विचार है वो ये था कि उपमा आदि अलंकारों की प्रधानता होने के कारण ही वक्रोक्ति होती है। माधुर्य आदि गुण होने की गुण हो उसकी प्रधानता से क्या होता है, रसोक्ति होती है। यानी जहां पर उपमा अलंकार का ज्यादा प्रयोग होता है वहां पर क्या है, वक्रोक्ति है। जहां पर रसोक्ति कहाँ होगी, जहां पर माधुर्य आदि गुणों का प्रयोग अधिक होगा वहां रसोक्ति होगी। और स्वभावोक्ति कहाँ पर होगी, जहां पर भावों की प्रधानता हो वहां पर क्या है, स्वभावोक्ति होगी। ऐसा किसने माना है, भोज आचार्य जो भोज हुए हैं उन्होंने स्वीकार किया है। इस प्रकार भोज ने वक्रोक्ति के क्षेत्र को सीमित कर दिया, यानी इसे 3 भागों में विभाजित कर दिया। यानी वाणी को 3 भागों में बांटा। वक्रोक्ति वो है जहां उपमा आदि अलंकारों का प्रयोग ज्यादा होता है। रसोक्ति वो है जहां पर प्रसाद गुण की प्रधानता, माधुर्य गुण की प्रधानता होती है। और स्वभावोक्ति क्या है, जहां पर भावों की प्रधानता होती है और भावों को स्वाभाविक रूप से प्रस्तुत किया जाता है, वहां पर क्या है, स्वभावोक्ति है। आचार्य मम्मट एक रसवादी और ध्वनिवादी आचार्य थे। उन्होंने वक्रोक्ति को एक सामान्य अलंकार माना। आगे चलकर रुय्यक तथा अन्य आचार्यों ने भी वक्रोक्ति को मात्र शब्द अलंकार घोषित किया है। केवल वामन ने इसे अर्थालंकार माना है, बाकी जो महत्वपूर्ण आचार्य हैं उन्होंने इसे शब्दालंकार की श्रेणी में रखा है। इसके बाद बात करते हैं आचार्य कुंतक के इस सिद्धांत में क्या उनके विचारों की अभिव्यक्ति है या उन्होंने किस प्रकार से इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। देखिए, वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य कौन है, कुंतक है। इनका समयकाल क्या है, 9वीं सदी है। उन्होंने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्या परिभाषा दी है कि प्रसिद्ध कथन से भिन्न विचित्र वर्णन शैली क्या है, वक्रोक्ति है। वक्रोक्ति के सहृदय आह्लादकारिणी गुण पर भी उन्होंने बल दिया है। यानी सहृदय को आह्लादित करने की शक्ति किसमें है, वक्रोक्ति में है। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति जीवितम में काव्य की परिभाषा देते हुए कहा है कि शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापारशालिनी बंदे व्यवस्थितो काव्यम तद विह्लादकारिणी। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि काव्य विद्वानों को आह्लादित करने वाली, यानी आह्लाद या आनंद उत्पन्न करने वाली विचित्र कवि व्यापार से सुशोभित और व्यवस्थित जो काव्य है, व्यवस्थित काव्य से मतलब शब्द और अर्थ मिलकर जिस काव्य की रचना होती है या काव्य कहलाते हैं,
वही क्या है, वक्रोक्ति है। तो इन्होंने अपनी परिभाषा कुछ इस प्रकार से की है। इसी परिभाषा को आधार बनाकर आचार्य रामचंद्र वर्मा ने भी वक्रोक्ति को परिभाषित किया है। ये क्या कहते हैं कि वक्रोक्ति लोक व्यवहार तथा शास्त्र में प्रयुक्त शब्दार्थ की योजना से भिन्न व कवि प्रतिभाजन्य चमत्कार से युक्त सहृदयों को आह्लादित करने वाली शैली है, तरीका है या पद्धति है, वो क्या है, वक्रोक्ति है। तो ये किस पर आधारित है, ये आचार्य कुंतक की परिभाषा पर ही आधारित उनकी व्याख्या है या उनके विचार हैं। इससे 4 बातें स्पष्ट होती है। क्या कि पहली बात क्या है कि वक्रोक्ति भाषा शास्त्र तथा लोक व्यवहार में प्रचलित शब्दार्थ से भिन्न है, अर्थात जो सामान्य भाषा शास्त्र का हम प्रयोग करते हैं या लोक व्यवहार में जो हम बात करते हैं उस अर्थ से भिन्न होती है, क्या, वक्रोक्ति। दूसरा, कवि प्रतिभाजन्य चमत्कार से विलक्षणता प्राप्त करती है। जो वक्रोक्ति है वो कवि जो उसकी जन्मजात प्रतिभा है उस चमत्कार से उसे अद्भुत रूप वो प्राप्त कर लेती है, क्योंकि कवि में अगर प्रतिभा नहीं है तो वो वक्रोक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। तो ये प्रतिभाजन्य जो चमत्कार है उससे वक्रोक्ति विलक्षणता प्राप्त करती है। तीसरा क्या है कि कवि व्यापार से संबंध है। जो वक्रोक्ति है कवि व्यवहार, कवि का व्यवहार क्या है, जैसे वर्ण का प्रयोग, पद, वाक्य, अर्थ, प्रबंध, इनसे ये जुड़ी होती है। तो जो समस्त कवि व्यवहार है उससे इसका संबंध होता है। यहाँ पर आप बता सकते हैं कि क्या है, जैसे वर्ण है, पद है, वाक्य है, अर्थ है या प्रबंध, इसको लिखने का जो तरीका है उससे ये संबंध रखती है। चौथा क्या है कि सहृदय के हृदय में आनंद उत्पन्न करने की क्षमता किसमें है, वक्रोक्ति में है। तो ये किसके आधार पर करी है इन्होंने व्याख्या, ये आचार्य कुंतक की परिभाषा को आधार बनाकर इन्होंने अपने तरीके से इसे परिभाषित करने का प्रयास किया है, जिसमें ये 4 विशेषताएं स्पष्ट होती है। यहाँ पर वक्रोक्ति के अगर भेद की बात करें तो वक्रोक्ति के मुख्य भेद या प्रकार आचार्य कुंतक ने कितने माने हैं, 6 माने हैं। इन 6 भेदों को अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या है, वर्ण विन्यास वक्रता। देखिए, वर्ण विन्यास वक्रता से अभिप्राय यहाँ पर कुंतक के अनुसार क्या है, ये मानते हैं कि जिस पद्य पंक्ति में 1, 2 या बहुत सारे वर्ण थोड़े थोड़े अंतर से बार बार उसी रूप में प्रयोग किए जाएं उसे क्या कहेंगे, वर्ण विन्यास वक्रता। यानी वर्ण का बार बार उसी थोड़े थोड़े अंतर में उसी वर्ण का उसी रूप में प्रयोग किया जाए उसे वर्ण विन्यास वक्रता इन्होंने कहा है। इस वक्रता में सभी प्रकार के शब्दालंकार, अनुप्रास, यमक और उनके भेदों को सम्मिलित किया है तथा वर्ण विन्यास वक्रता के इन्होंने 3 भेद माने हैं। कौन कौन से हैं, एक तो है कि वर्गांत से युक्त स्पर्श, वर्ग के अंत में आने वाले जो, यानी वर्गांत से युक्त स्पर्श किसका, जो वर्ग है, जैसे क, च, ट, त, प, ये जो वर्ग हैं सभी क, च, ट, त, प, इसके प्रत्येक जो अंतिम वर्ण है उसका प्रयोग यहाँ पर, यानी इनकी आवृत्ति वर्ण विन्यास वक्रता कहलाती है। अंतिम वर्ण उसी वर्ग के किसी वर्ण के साथ आना चाहिए। जैसे हम बात करें, जैसे गंगा या जैसे पंच, या उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं जैसे रत्न, त, थ, द, ध, न, एक ही उसी पंक्ति का है, उसी क्रम में आ रहा है। या फिर यहाँ पर हम लिख सकते हैं शंभु। ये जो बताना चाह रहे हैं या कहना चाह रहे हैं कि वर्ण उसी वर्ग के किसी वर्ण के साथ आना चाहिए। जो हमने क, च, ट, त, प वर्ग किया उसी वर्ग के, जैसे कोई वर्ण है, अगर कै वर्ग के अंतिम वर्ण का हम प्रयोग कर रहे हैं तो उसका प्रयोग इसी वर्ग के किसी अन्य वर्ण के साथ होना चाहिए। अगर हम च वर्ण का प्रयोग कर रहे हैं तो इसके अंतिम वर्ण का प्रयोग इसी वर्ग के किसी वर्ण के साथ होना चाहिए। दूसरा इन्होंने जो भेद माना है ये क्या है, पहला। दूसरा इन्होंने जो भेद माना है वो माना है त, ल और न आदि की द्विरुक्ति, यानी इसका दोबारा से प्रयोग। उदाहरण के रूप में जैसे हम कहें पतित, या फिर हम कहें ललना, या फिर
तना तनी, तना तनी। तो यहाँ पर क्या है, त ल और न, इसी वर्ण की आवृत्ति हो रही है या दो बार इसका उच्चारण किया जा रहा है। तो त ल न आदि की द्विरुक्ति या इसकी आवृत्ति। उसके बाद तीसरा जो इन्होंने इसका भेद माना है, ये क्या है, दूसरा। और तीसरा जो इन्होंने भेद माना है वो क्या है, वर्ण विन्यास वक्रता में ऊपर के दोनों भेदों से भिन्न जो शेष व्यंजन वर्णों का रेफ आदि से संयुक्त निबंध होना, जैसे सूर्य, सूर्य आदि, या वर्ण, वर्ण आदि। यहाँ पर अगर देखें तो इसका अभिप्राय क्या है कि विषय को अलंकृत करने वाली वर्ण योजना वही क्या है, वक्रोक्ति है। ऐसा होने से काव्य में क्या होगा, चमत्कार की उत्पत्ति होगी। एक वर्ण की आवृत्ति अगर दोबारा होती है तो वो ज़्यादा आकर्षक लगती है, जैसे कनक कोमल केसर कलियां। तो यहाँ पर क्या है कि वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ उन्होंने माना है कि दोनों भेदों से भिन्न जो भी शेष व्यंजन बनते हैं, यहाँ क च ट त प है, ये त ल न है, तो इनसे शेष जो भी व्यंजन बनते हैं उन वर्णों का रेफ आदि से संयुक्त, रेफ जैसे यहाँ र है, यहाँ र है, ये क्या है, इसका रेफ आदि से इसको जोड़ा जा रहा है, तो इसका प्रयोग होना चाहिए। यानी वर्णों का प्रयोग कुछ इस प्रकार से वक्रता के लिए किया जाता है। दूसरा क्या है, पद पूर्वार्ध वक्रता। जो पद पूर्वार्ध वक्रता है, इसमें वर्णों के समुच्चय का नाम क्या है, पद है, और वर्ण के बाद पद ही काव्य का दूसरा अवयव है। कुंतक ने इसके दो भेद किए हैं, एक तो क्या है, पूर्वार्ध, और दूसरा क्या है, परार्ध। कुंतक ने इसके दो भेद स्वीकार किए हैं। कुंतक ने जो पद पूर्वार्ध वक्रता है, इसके आगे उपभेद माने हैं, और वो कितने हैं, 8 उपभेद स्वीकार किए हैं। सबसे पहले कौन सा है, रूढ़ी, रूढ़ी वैचित्र्य वक्रता, रूढ़ी वैचित्र्य वक्रता। देखिए इसकी अगर बात करें तो इसमें कवि अपनी प्रतिभा के बल से जो रूढ़ और लोक प्रचलित शास्त्र में दिए हुए अर्थ है उसमें उसका अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन करता है। तो यहाँ पर इस वक्रता का आधार किसको माना है, जो रूढ़ी और परंपरागत मान्यता है उसका माना है, और उसका वर्णन किस तरीके से करता है, अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन। जैसे आपकी किताब में उदाहरण दे रखा है कि मेरा राम रमा है मुझ में, मैं चाहे मणि हूं या कांच, कि राम तो मुझ में रमे हुए हैं, फिर मेरा चाहे कोई भी रूप क्यों ना हो। तो यहाँ पर ये रूढ़ी यानी परंपरावादी वर्णन करना, जो रूढ़ और लोक प्रचलित अर्थ है उसी का अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन करना। दूसरा इन्होंने क्या लिया है, दूसरा है पर्याय वक्रता। पर्याय वक्रता, जो पर्याय वक्रता है इसमें किसी विशेष पर्याय या समानार्थक शब्द पर वक्रता आधारित होती है, यानी समान अर्थ वाले, समानार्थक, या हम पर्यायवाची भी कह सकते हैं कि पर्याय से याद रखें, पर्याय वक्रता यानी पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द पर वक्रता आश्रित रहती है। उसके बाद तीसरा इसका उपभेद क्या है, उपचार वक्रता। उपचार वक्रता, जो उपचार वक्रता है इसमें भिन्न और दूर की वस्तु का किसी वस्तु के साथ अगर थोड़ा सा भी संबंध है, उस संबंध से अभेद की स्थापना की जाती है, और इसके भी इन्होंने कई रूप स्वीकार किए हैं, इसके भी कई रूप हो सकते हैं। तो उपचार वक्रता यानी किसी अलग और दूर की वस्तु का किसी अन्य वस्तु के साथ अगर थोड़ा सा भी संबंध है, उस लेश मात्र संबंध से अभेद की स्थापना, इसमें क्या है, अभेद की स्थापना की जाती है, उसे क्या कहा है, उपचार वक्रता कहा है। इसके बाद इसका चौथा जो भेद है वो है विशेषण वक्रता। विशेषण वक्रता, देखिए विशेषण वक्रता में जहाँ विशेषण के विशेष प्रयोग के कारण कार्य या कारण में चमत्कार होता है या चमत्कार की सृष्टि होती है, यानी जहाँ विशेषण के कारण कोई चमत्कार आ जाए उसे क्या कहा है, विशेषण वक्रता में इन्होंने रखा है। इसके बाद पांचवा जो पॉइंट आता है वो क्या है, समवृत्ति वक्रता। देखिए समवृत्ति वक्रता क्या है, इसमें जो विचित्र कथन के उद्देश्य से
सर्वनाम आदि का प्रयोग करके वस्तु को छिपा लिया जाता है। यानी यहाँ पर किसका प्रयोग होता है? सर्वनाम के प्रयोग के द्वारा किसी वस्तु को छुपाकर जो चमत्कार उत्पन्न किया जाता है वो संवृत्ति वक्रता में आता है। उसके बाद इसका जो छठा भेद है, छठे भेद की अगर हम बात करें तो वो क्या है? वृत्ति वक्रता। वृत्ति वक्रता, इसमें समास है, तद्धित, कृंत, कृदंत आदि जो व्याकरण की वृत्तियां हैं उसके प्रयोग के द्वारा आप सरल तरीके से लिख सकते हैं कि व्याकरण की वृत्तियों के आधार पर या उन वृत्तियों के प्रयोग के द्वारा चमत्कार की उत्पत्ति की जाती है, वहां पर वृत्ति वक्रता होती है। उसके बाद सातवां जो पॉइंट आपका रहेगा या सातवां भेद रहेगा वो क्या है? लिंग वैचित्र्य वक्रता। इसमें लिंग के प्रयोग के से जो चमत्कार की सृष्टि होती है उसे लिंग वैचित्र्य वक्रता कहा है। और आठवां जो इसका भेद है वो क्या है? क्रिया वैचित्र्य वक्रता, यानी क्रिया वैचित्र्य वक्रता। इस प्रकार की वक्रता में क्रिया के प्रयोगों से काव्य में चमत्कार की उत्पत्ति की जाती है, तो उसे इन्होंने क्रिया वैचित्र्य वक्रता स्वीकार किया है। तो इन्होंने पद पूर्वार्ध वक्रता के 8 उपभेद स्वीकार किए हैं या 8 उपभेद बताए हैं। उसके बाद है पद परार्ध वक्रता। इसके इन्होंने 6 उपभेद माने हैं। सबसे पहला क्या है? काल वैचित्र्य वक्रता। काल के आधार पर यानी काल के प्रयोग से जो विचित्रता रहती है वो काल वैचित्र्य वक्रता। दूसरा इन्होंने माना है कारक वक्रता, यानी कारक के प्रयोग से जो चमत्कार की सृष्टि की जाती है उसे कारक वैचित्र्य वक्रता में शामिल किया है। उसके बाद आता है संख्या वक्रता। संख्या का मतलब क्या है? वचन, एक वचन, बहुवचन, यानी संख्या वक्रता। इसमें वचन के प्रयोग से एक वचन के स्थान पर बहुवचन और बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग करके चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। उसके बाद है पुरुष वक्रता। जो पुरुष वक्रता है इसमें उत्तम पुरुष के स्थान पर मध्यम पुरुष और मध्यम पुरुष के स्थान पर उत्तम पुरुष का प्रयोग करके चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। उसके बाद आता है उपग्रह वक्रता। उपग्रह वक्रता का संबंध संस्कृत में प्रयुक्त जो आत्मनेय पद और परस्मैय पद होते हैं उसमें किया जाता है। इसका प्रयोग ज़्यादातर संस्कृत में है, हिंदी में ये उपयोग में नहीं है या प्रयोग में नहीं है। उसके बाद आता है प्रत्यय वक्रता। इसमें एक प्रत्यय में दूसरा प्रत्यय लगाकर क्या किया जाता है? चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। तो ये 6 उपभेद हैं किसके? पद प्रार्ध वक्रता के 6 उपभेद यहाँ पर इसके माने हैं। उसके बाद आता है चौथा जो पॉइंट बनेगा वो है वाक्य वक्रता का। वाक्य वक्रता की अगर हम बात करें तो कुंतक ने वाक्य वक्रता अनेक पदों के समूह को क्या माना है? वाक्य माना है। देखिए हम जानते हैं व्याकरण की दृष्टि से कि अनेक पदों का समूह क्या है? वाक्य है। तो कुंतक ने जो वाक्यों में होने वाला वक्रता विधान है उसको भी महत्व दिया है। इसके अंतर्गत सुंदर, उदार, वर्ण्य वस्तु का सुंदर चित्रण करने का जो प्रयास है वो रहता है कवि के द्वारा। और ये वक्रता किस पर निर्भर करती है? ये वक्रता कवि की प्रतिभा पर निर्भर करती है। कवि की प्रतिभा पर ये आश्रित होती है। आचार्य कुंतक ने प्राय अलंकारों का ही विवेचन किया है। कुंतक ने वस्तु को सहज और आहार्य के आधार पर 2 प्रकार की वक्रता मानी है। सहज का अर्थ इन्होंने क्या लिया है? जो स्वाभाविक है, जो स्वाभाविक वक्रता है। इसमें कवि अपनी प्रतिभा के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न करता है, यानी जो स्वाभाविक वक्रता है उसको लिया है। सहज प्रतिभा या स्वाभाविक हम उसमें गुण मान सकते हैं। यहाँ पर इसका तात्पर्य क्या है कि उसमें निपुणता है। निपुणता से अभिप्राय क्या है कि निपुणता अगर है तो ही वो उसमें स्वाभाविक रूप से अपने भावों की अभिव्यक्ति वाक्य के माध्यम से कर सकता है। तो जो वाक्य वक्रता है इसको उन्होंने 2 तरीके से देखा है। एक तो क्या है? सहज यानी स्वाभाविक रूप से, और दूसरा क्या है? आहार्य। आहार्य का मतलब क्या है? जो प्रयास, ये तो स्वाभाविक गुण है। और आहार्य का मतलब क्या है?
जो प्रयास के द्वारा या शिक्षा के द्वारा वो अपने अपने आप को इस योग्य बनाता है या निपुणता प्राप्त करता है, वो किसके अंतर्गत आती है? आहार्य के अंतर्गत। इसके माध्यम से कवि आकर्षणहीन वस्तुओं को भी अपनी प्रतिभा द्वारा सुंदर उसका वर्णन कर सकता है। कुंतक ने वाक्य वक्रता को रीति, गुण और अलंकार से अलग स्वीकार किया है। उन्होंने इसे जो रीति है, गुण है या अलंकार है, उनसे इसे भिन्न स्वीकार किया है। उसके बाद आता है प्रकरण वक्रता। प्रकरण का अर्थ क्या है? प्रसंग। प्रसंग यानी कोई भी जो घटनाक्रम है, जो प्रसंग है। जैसे प्रबंध काव्य में अनेक प्रसंग आते हैं, इन प्रसंगों को प्रभावशाली बनाना ही क्या है? प्रबंध या प्रकरण वक्रता कहलाता है। काव्य निर्माण के लिए या काव्य की रचना के लिए उत्साह से प्रेरित होकर कवि अपने वस्तु वर्णन में जो अनूठा उत्कर्षण या आकर्षण पैदा करने का प्रयास करता है, वही क्या है? प्रकरण वक्रता है। कुंतक ने इसके भी भेद बताए हैं, लगभग 8 भेद इन्होंने स्वीकार किए हैं। आप ये अपनी किताब से कर सकते हैं, दे रखा है। क्या बताते हैं कि भावपूर्ण स्थिति की उद्भावना के द्वारा पात्रों के चरित्रों का उत्कर्ष करना, यानी यहाँ पर अगर हम देखिए कुंतक ने जो इसके भेद माने हैं, उसके आधार पर हम इसे इस तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहला भेद उन्होंने क्या माना है कि भावपूर्ण स्थिति को उद्घाटित करने के लिए पात्रों के चरित्र का उत्कर्ष करना, यानी जो स्थिति है उसकी उद्भावना के लिए किसके द्वारा उसका उत्कर्ष करना? पात्रों के चरित्रों के द्वारा उसकी उद्भावना करना। दूसरा क्या है? मौलिक कल्पना। किसी काव्य प्रसंग में, जो भी काव्य का प्रसंग है, उसमें अपनी मौलिक कल्पना का प्रयोग करना। तीसरा इन्होंने माना है कि जो इतिहास के तथ्य हैं, उन तथ्यों की उपेक्षा करके या उसको अनदेखा करके चमत्कार का समावेश करना। सामान्य प्रसंग या सामान्य प्रयोग जो का अतिरंजित और विस्तृत वर्णन करना, यानी साधारण सा प्रयोग करके, सामान्य प्रयोग करके उसका कैसा वर्णन करना? उसका विस्तार से विस्तृत वर्णन करना। ये इन्होंने माना है प्रकरण वक्रता में। उसके बाद ये कहते हैं कि किसी कथा वस्तु का जो स्थल विशेष है, उसमें कोई विशेष प्रसंग को जोड़कर उस काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करना। उसके बाद ये कहते हैं कि मुख्य प्रयोजन को पूरा करने के लिए किसी गौण प्रसंग की उसमें योजना होनी चाहिए। मुख्य उद्देश्य कुछ और है, लेकिन उस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए गौण प्रसंग का सहारा लिया जाना चाहिए। उसके बाद ये कहते हैं कि प्रकरणों को जोड़ना चाहिए। जो पूर्व प्रकरण के बाद के प्रकरण हैं, उनको आपस में जोड़ देना चाहिए। पूर्व प्रकरणों को बाद के प्रकरणों के साथ उसको जोड़ना चाहिए, तालमेल बिठाना चाहिए। और अंत में ये जो इन्होंने इसका विशेषता बताई है या इसका अगर कहीं भेद बताए हैं, उसमें ये कहते हैं कि इनमें संतुलन स्थापित करना चाहिए। किसमें? जो वस्तु है, जो वस्तु योजना है, और उसके साथ साथ जो प्रकरणों का विभाजन है, प्रकरणों का विभाजन है, उसमें क्या करना चाहिए? संतुलन स्थापित करना चाहिए। इसी को प्रकरण वक्रता के भेद के रूप में ये देखते हैं। उसके बाद आता है प्रबंध वक्रता। देखिए, प्रबंध वक्रता की बात करें तो ये वक्रोक्ति सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण भेद है। इसका संबंध प्रबंध की समग्रता से है और इसका आधार भी व्यापक या बड़ा है। कुंतक इसके बारे में कहते हैं कि सभी प्रकार के सोकुमार्य और वक्रता का अभिधान करना ही क्या है? प्रबंध वक्रता है। और इसके भी कुंतक ने 6 भेद माने हैं। पहला इन्होंने क्या माना है? मूल रस परिवर्तन। मूल रस में परिवर्तन करना, परिवर्तन। जैसे देखिए, जहाँ पर कवि को पुनरावृत्ति को दूर करने के लिए जो ऐतिहासिक कथा वस्तु में मूल रस है, उसको परिवर्तन कर देना चाहिए या कर देता है। जैसे मान लीजिए कोई रचना वीर रस पर आधारित है, लेकिन उसमें परिवर्तन करके उसमें करुण रस का समावेश कर दिया जाए, तो क्या है? वो अपने आप में एक अलग तरह का सौंदर्य उत्पन्न करता है। जैसे मैथिली शरण गुप्त ने रामायण के प्रधान रस वीर की जगह करुण रस का वर्णन किया है। इसका उदाहरण आप इस तरह से
दे सकते हो, यानी मूल रस में बदलाव, वीर रस की जगह करुण रस या करुण रस की जगह कोई अन्य रस का प्रयोग जहां पर किया जाए या उसको सुंदर बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए रस परिवर्तन कर दिया जाए, वो क्या किस में आता है? प्रबंध वक्रता में आता है। दूसरा इन्होंने क्या लिया है? नायक के चरित्र का उत्कर्ष करने वाली घटना का उपसंहार, यानी नायक के चरित्र का जो विकास करती है या उत्कर्ष करती है उस घटना का उपसंहार। इसमें नायक के चरित्र का उपसंहार कैसे होगा? जैसे मान लीजिए कोई भी घटना, जो भी चरम घटना है, उस घटना पर जो इतिहास प्रसिद्ध कथानक है, यानी इतिहास में जो प्रसिद्ध है उस कथानक को समाप्त कर दिया जाता है और अपनी तरफ से, जैसे यहाँ मैथिली शरण गुप्त ने जयद्रथ वध रचना की है, जयद्रथ वध जो रचना है वहाँ पर जयद्रथ का वध ये किसकी घटना है? ये महाभारत का ही एक प्रकरण है, लेकिन इसको एक अलग से काव्य रूप दे दिया गया है, तो ये अपने आप में प्रबंध वक्रता का एक उदाहरण है। यानी नायक के चरित्र का उत्कर्ष करने वाली घटना का उपसंहार, उसको उपसंहार यानी निष्कर्ष रूप में या छोटे रूप में उसको अलग से वर्णित किया जाए, वो प्रबंध वक्रता में आता है। तीसरा इसका भेद इन्होंने क्या माना है? कथा के मध्य में अन्य कार्य द्वारा प्रधान कार्य की सिद्धि, यानी जब कथा के बीच में या मध्य में कोई ऐसा काम, कोई अन्य काम या कार्य उसमें शामिल कर दिया जाए जिससे कि जो मूल या प्रधान कार्य है वो पूर्ण हो सके। इससे क्या होगा कि कथा जो नीरस लगती थी वो नीरसता खत्म हो जाएगी, क्योंकि उस कथा के बीच में कोई अन्य प्रसंग अगर डाल देंगे तो कथा क्या होगी? कथा की नीरसता समाप्त हो जाएगी। उसके बाद चौथा इन्होंने क्या माना है? नायक द्वारा अनेक फलों की प्राप्ति, अनेक फलों की प्राप्ति। इसमें अगर हम देखें तो अगर वैसे देखा जाए तो अक्सर नायक एक ही फल की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है और तत्पर रहता है, लेकिन ये कहते हैं कि कवि अपने चमत्कार से नायक के द्वारा अनेक फलों को प्राप्त करवा सकता है। इसीलिए ये मानते हैं कि जहाँ पर भी ऐसा आवश्यक हो, वहाँ पर या संभव हो, वहाँ नायक के द्वारा अनेक फलों की प्राप्ति की जा सकती है। इन्होंने हर्ष, श्री हर्ष के नाटक को यहाँ उदाहरण के रूप में दिया है। उदाहरण के लिए नाटक जो है वो कौन सा है? नागानंद है। यहाँ का जो नायक है वो अपने पिता की सेवा के लिए वन में जाता है और उसका प्रेम विवाह गंधर्व कन्या मल्यवती से हो जाता है। मूल उद्देश्य क्या है? पिता की सेवा, लेकिन इसके साथ साथ नायक के विवाह के घटनाक्रम को भी इसमें शामिल कर लिया, यानी एक और फल की प्राप्ति भी यहाँ पर दिखाई गई है। इसका जो पांचवा भेद है वो है प्रधान कथा का द्योतक नाम, यानी जो प्रधान कथा है उसका जो नाम है या नामकरण है वो उसको स्पष्ट करने वाला हो। उसे क्या है? नामकरण की वक्रता इन्होंने माना है कि वो नामकरण की अगर वक्रता होगी तो उससे आकर्षण पैदा होगा उसके प्रति, नामकरण के प्रति। जैसे जयद्रथ वध, यानी यहाँ पर क्या है? जयद्रथ का वध उस कथा का द्योतक है, यानी उस कथा को वो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि किसके घटनाक्रम है? जयद्रथ के वध की, यानी प्रधान कथा का द्योतक होना चाहिए जो उस कथानक का नाम है। तो यहाँ पर नाम को इन्होंने महत्व दिया है प्रबंध वक्रता में। उसके बाद उद्देश्य के तात्पर्य की विचित्रता, यानी उसके बाद छठा जो हम इसका भेद है वो क्या है? उद्देश्य, उद्देश्य के तात्पर्य की विचित्रता। देखिए, उद्देश्य के कारण अनेक कवियों द्वारा वर्णित एक ही ऐतिहासिक कथानक और नवीन दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया जाता है। जैसे वाल्मीकि की रचना है रामायण, इसे संस्कृत का महान प्रबंध काव्य माना गया है, परंतु इसी की कथा रामचरितमानस भी है, रामचंद्रिका भी है, साकेत भी है। ये अलग अलग उद्देश्यों के कारण अलग अलग रूप में प्रस्तुत की गई है। तो इसको कुंतक ने प्रबंध काव्य को श्रेष्ठतम काव्य माना है और ये कहा है कि महाकवियों की कीर्ति का आधार क्या है? प्रबंध काव्य ही है या प्रबंध वक्रता है। तो उद्देश्य के अनुसार काव्य की रचना करना, जैसे यहाँ उदाहरण के रूप में मैंने आपको बताया कि वाल्मीकि ने रामायण की रचना करी, लेकिन तुलसीदास ने किसी और उद्देश्य से रामचरितमानस की रचना की, केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना और उद्देश्य से की।
मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत है, उसको लिखने का उद्देश्य अलग है, यानी उद्देश्य के तात्पर्य की विचित्रता उससे भी काव्य प्रभावशाली बनता है। तो अगर हम देखें, कह सकते हैं संक्षेप में कि कवि प्रतिभा को इन्होंने वस्तुगत अभिव्यक्ति का नाम दिया है जो कि वक्रता है, यानी कवि की जो प्रतिभा है उसकी अभिव्यक्ति का नाम ही क्या है, वक्रता है। तो निष्कर्ष रूप से अगर हम देखें तो वक्रोक्ति को जो कुंतक है इन्होंने सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया है। बहुत से बहुत से आचार्य हैं जिन्होंने इसे केवल अलंकार के रूप में ही देखा है, लेकिन कुंतक ने इन्हें काव्य की आत्मा स्वीकार किया है। तो कह सकते हैं कि इनका जो ये सिद्धांत है बाद के आचार्यों ने इसे स्वीकार नहीं किया, परंतु आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के भेदोपभेद देकर इसे एक सुव्यवस्थित काव्य सिद्धांत बनाने का प्रयास अवश्य किया है। बहुत से आचार्य हैं जिसमें मम्मट है, विश्वनाथ है, इन्होंने केवल इसको शाब्दिक चमत्कार का ही एक चमत्कार मात्र इनको स्वीकार किया है, परंतु कुंतक ने इसे सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित कर काव्य शास्त्र में अपनी विशेष उपस्थिति दर्ज करवाई है या अपनी विशेष पहचान बनाई है। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।